हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए 12th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अक्सर बच्चे इसे बहुत टफ समझते हैं, मगर ये इतना टफ होता नहीं जितना लोग इसे बना लेते हैं। तो देखिए आज हम लोग इसको इजीली वे सीखेंगे, इसका फॉर्मेट सीखेंगे और बोर्ड एग्जाम में कैश फ्लो स्टेटमेंट के आप लोग क्वेश्चन को कैसे इजीली हैंडल कर सकते हैं इसके बारे में भी सीखेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सीरीज काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो दोस्तों आप पहले कैश फ्लो को एक इजी वे में देख लीजिए, कैश फ्लो आखिर होता है क्या है। देखिए कैश फ्लो हमारा दो नेम इसमें ऊपर दिया हुआ है हेडलाइन में, कैश फ्लो। इससे क्या, कैश और फ्लो दो वर्ड। देखिए कैश में इससे मीन है हमारा कैश से, और फ्लो मतलब उसका फ्लो होना। कैश प्लस फ्लो से बना है, ठीक। कैश से हमारा मीनिंग इधर ये हो जाता है, इसमें कैश एंड कैश इक्विवल्स आते हैं हमारे। और देखिए एक इनफ्लो और एक होता है हमारा, पहला हमारा इनफ्लो होता है और दूसरा हमारा आउटफ्लो। दो तरह का हमारा फ्लो होता है। इनफ्लो से हमारा वो मतलब है, जैसे जी इसमें इनफ्लो यानी फ्लो हमारा इन होगा। क्या इन होगा, हम लोग का कैश इन होगा। देखिए हम लोग कोई भी चीज़ सेल करेंगे तो उससे हम लोग कैश हमारे बिजनेस में आएगा, यानी इन हो रहा है, तो इसलिए सेल से हम लोग कैश इनफ्लो होता है। ये हमारी कोई भी इनकम होती है जो रिसीव होती है वो हमारी इनफ्लो होती है। देखिए एनी इनकम रिसीव, कोई भी इनकम उनको रिसीव होगी तो हम लोग की इनफ्लो होगी। और आउटफ्लो जैसे सेल से हम लोग को कैश इन हो रही है, तो हम लोग अगर परचेस करेंगे तो उसके लिए, किसी भी चीज़ को परचेस करेंगे चाहे वो गुड्स हो या कोई भी एसेट्स हो, तो उसके लिए हम लोग को पेमेंट करनी होगी और कैश हमारा जाएगा, तो वो आउट हो रहा है बिजनेस, इसलिए इसका नाम आउटफ्लो है। तो परचेज में हम लोग का कैश आउटफ्लो होता है। जिस चीज़ में हम लोग परचेज कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं, उस चीज़ के वो चीज़ हमारा आउटफ्लो के अंदर आता है। देखिए इसमें क्या हो जाता है, हम लोग सेल से इनफ्लो होती है और परचेज से आउटफ्लो होती है, और इसमें हमारा कोई भी एक्सपेंस जो कि हम लोग पेड करते हैं वो हो जाएगा हमारा आउटफ्लो, ठीक। ये दो तरह से हो गया। अब ये कैश फ्लो, ये हमारे, इसको हम लोग ने इजीली वे में समझ लिया कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। इसका ऊपर बेसिक है और इसके सोर्स होते हैं, ये कहाँ कहाँ से हम लोग को मिलते हैं, ठीक। इसके तीन सोर्स होते हैं। एक एक्टिविटीज़ वर्ल्ड का यूज़ करते हैं, ठीक। क्वेश्चन में भी आपको ये लिखा हुआ मिलेगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती है, ठीक। एक्टिविटीज मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख के आप लोग समझा दे रही हूँ, बाकी मैं इसका पूरा नोट्स आपको अवेलेबल करा दूंगी अगर आप चाहते हो तो। देखिए हमारे तीन टाइप्स के सोर्स से ही हम लोग को मिलता है। एक हमारा ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटी। देखिए इन्वेस्टिंग में कोई भी फिक्स्ड एसेट जिसे आप सेल या परचेज करते हो वो हमारी इन्वेस्टिंग होगी। देखिए कोई भी एसेट अगर हम लोग ले रहे हैं उसको हम अपने बिजनेस में क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक। उससे हम लोग के बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो वो हमारा एक तरह का इन्वेस्ट हुआ, तो इसलिए हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम लोग अपनी फिक्स्ड एसेट की सेल और परचेज का जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसकी काउंटिंग करते हैं, ठीक। कोई भी एनी, आप इस तरह से अपने शॉर्ट समझने के लिए लिख सकते हो, एनी फिक्स्ड एसेट्स, ठीक, सेल एंड परचेज, ओके। देखिए अब आप सोचेंगे मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ छोड़ के पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बताई है और अब हम आपको फाइनेंशियल एक्टिविटी बताएंगे। आप पेशेंस रखिए, मैं आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ समझाती हूँ क्योंकि सारा इसी में अक्सर बच्चे लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो इसलिए इसको मैं आपको लास्ट में समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से ये वाली एक्टिविटी समझ में आ जाएगी। तो देखिए फाइनेंशियल एक्टिविटी में क्या आती है। फाइनेंशियल से जैसे नेम से, जिससे कंपनी को फाइनेंस मिले, वो किससे मिलता है, हमारे एक तो हमारे शेयर से मिलता है, ठीक, और हमारे डिबेंचर से मिलता है। लोन लेके भी हम फाइनेंस कर सकते हैं, अपने बिजनेस में फाइनेंस ले सकते हैं क्योंकि बिजनेस में फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए लोन, ये तीन चीज़ मेन होती है, इनसे रिलेटेड आपके जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं। देखिए शेयर के इशू से, डिबेंचर के इशू से, लोन लेने में आपको जितने भी पेमेंट देने होते हैं उन सबका ट्रांजेक्शन हम लोग फाइनेंशियल एक्टिविटी में करते हैं, ठीक। शेयर का हम लोग इशू करेंगे या इसका हम लोग पेमेंट लेंगे या पेड ही करेंगे, तो इससे रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे, चाहे आपका वो इसमें इंटरेस्ट हो चाहे डिविडेंड हो, कुछ भी, सबका ट्रांजेक्शन हम लोग इसमें करेंगे। कोई भी फिक्स्ड एसेट अगर आप सेल या परचेस करते हो उससे रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे, चाहे वो डिविडेंड हो, इंटरेस्ट पेड हो या उसका कोई भी खर्चा हो, सबका हम लोग अकाउंटिंग इसी में करेंगे। अब बचा हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, तो आप पेशेंस रखिए, मैं आपको बिल्कुल अभी बताती हूँ। फिलहाल पहले आप इन दोनों को अच्छे से समझ जाएंगे तो आप हमें ईजिली समझ पाएंगे, ओके।
एक बात आपको मैं और यहाँ पॉइंट बता देना चाहती हूँ कि कैश फ्लो हमारा अकाउंटिंग का सबसे लास्ट या बोले तो फाइनल होता है। जितने भी हम लोग अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं, जनरल एंट्री से लेके लेज़र, कैश बुक, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, फिर सबसे लास्ट ही हमारा कैश बुक होता है, जिसको इसका पूरा नाम आपने देखा ही होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। ठीक, ये एक तरह का एनालिसिस होता है। इससे हम इससे एनालिसिस करते हैं कि 2 इयर्स में हमारे कितने प्रॉफिट लॉस हुए या हमारी बिजनेस की क्या सिचुएशन है। तो देखिए अब हम लोग समझ लेते हैं इसको थोड़ा, इसकी डिफिनेशन और इसकी मीनिंग कैश फ्लो की होती क्या है, जो हमारी बुक के अकॉर्डिंग। देखिए रोकड़, कैश फ्लो को हिंदी में रोकड़ प्रवाह बोलते हैं। ठीक, रोकड़ प्रवाह से हमारा आशा व्यवसाय में रोकड़ के आगमन यानी कि इनफ्लो एवं बहिर्गमन आउटफ्लो से है। जो दोनों हम लोग ने अभी समझा था कि इनफ्लो और आउटफ्लो होता क्या है। कैश का इनफ्लो यानी कैश आएगा वो, और कैश आउटफ्लो अगर कैश जाएगा वो। तो इन दोनों से मेन ऊपर ऊपर आप लोग ये समझ लीजिए कि इन दोनों के कैश के आगमन और बहिर्गमन से आशय रोकड़ प्रवाह। और ये देखिए इसकी डिफिनेशन, अगर एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं डिफिनेशन लिखने को, तो आप ये देखिए 2 डिफिनेशन दी हुई है, जिसमें से ये वाली आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही होगी। इसको अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो ये लिख देंगे तो आपके फुल मार्क्स मिल जाएंगे डिफिनेशन पे। और ये देखिए रोकड़ प्रवाह विवरण 2 अवधियों के मध्य रोकड़ में हुए परिवर्तनों के कारणों की व्याख्या करता है। यानी 2 अवधि आप समझ रहे हैं, यानी कि 2 इयर्स हमारे। ठीक है, जैसे आप 2021 एंड 2022 ईयर ले लीजिए। 2021 में हमारी बिजनेस की क्या सिचुएशन थी और 2022 में हमारी क्या है, ये दोनों का कंपैरिजन हम लोग करते हैं, इसलिए एनालिसिस स्टेटमेंट, इससे हमारा यही मीनिंग है। ठीक, और ये सेकंड डिफिनेशन भी आप लोग देख सकते हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिए अगर आप लिखना चाहते हो तो। ठीक, और अगर इससे रिलेटेड आप और भी नोट्स चाहते हैं तो वो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी। देखिए इसमें अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट्स और नोट अगर आप लिखना चाहते हो, एग्जाम के पॉइंट से आप इंपॉर्टेंट नोट्स तैयार करना चाहते हो, तो इसके लिए आप इन सब का भी नोट्स लिख सकते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह के उद्देश्य। दूसरा हमारा हो गया बेनिफिट ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह के लाभ और महत्व। ठीक, और इसी तरह से लिमिटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह की सीमाएं हो गई। और चौथा हम लोग का हो जाएगा डिफरेंस, किसमें, डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश बटन। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के, उससे आप अगर इसको चाहे तो इसका नोट्स आप तैयार कर सकते हो। फिलहाल मैंने वीडियो में नहीं बताया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो सकती है। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपकी इसकी नोट्स अवेलेबल करा दूंगी। 5 पॉइंट हम लोग का हो जाएगा रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करने की विधि, प्रोसीड्यूर ऑफ प्रिपरेशन कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इस तरह जो हम लोग ने ये तीनों एक्टिविटी पढ़ी, ऑपरेशन एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी एंड ऑपरेशन एक्टिविटी, ये 3 एक्टिविटी पढ़ी है। इसको कैसे तैयार करते हैं इसका भी एक नोट्स इंपॉर्टेंट होता है, इन सबको आप तैयार कर सकते हो। एग्जाम के बेस से इतनी थ्योरी आपकी इम्पॉर्टेंट पर आती है। ओके, सो अगर आप इसकी नोट्स चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट अकाउंटिंग पर। देखिए हम लोग ने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के आइटम सीख लिए थे, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के आइटम सीख लिए थे, अब बचा था हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसको हम लोग फॉर्मेट की मदद से समझेंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी आइटम्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा और उसे आपको समझना भी होगा। ठीक, ये दोनों इजीली आप समझ गए होंगे। चलिए अब इसके लिए हम लोग फॉर्मेट तैयार करते हैं। हमने ये पर हेडिंग दे दिया है फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। इधर आपका ये हो जाता है। तो चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। अगर आप इसको समझ गए अच्छी तरह से तो आप सवाल इजीली लगा पाएंगे, इसलिए फॉर्मेट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी अकाउंटेंसी के लिए। ओके, तो चलिए इधर से हम लोग देखते हैं। तो देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारे, देखिए हमने यहाँ डॉट कर दिया कंपनी लिमिटेड, यानी यहाँ जो भी कंपनी होगा उसका यहाँ नेम लिखाएगा, जैसे स्वराज कंपनी, एसटी कंपनी लिमिटेड। तो यहाँ कंपनी का जो मेन नेम होगा वहाँ लिखेंगे। ये फॉर्मेट इसलिए यहाँ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट ये हमारा इनडायरेक्ट मेथड है। ओके, डायरेक्ट मेथड से हम लोग को नहीं पढ़ना है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ हम लोग को सिलेबस में इनडायरेक्ट मेथड ही है और हम लोग इनडायरेक्ट मेथड से ही पूरा न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। और इसकी एक डायरेक्ट मेथड भी होता है जो कि आपको इस सिलेबस में नहीं पढ़ना है। इसके आगे हम लोग लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग, और यहाँ डेट लिखेंगे जो ईयर हमारी एंड हो रही है। ओके, जैसे 31 मार्च 2020 को हमारा ईयर एंड हो रहा है तो उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे। फिर ये देखिए इस तरह से हमारे कॉलम बनेंगे। इसमें पार्टिकुलर का एक बड़ा कॉलम होगा और 2 कॉलम हमारा अमाउंट का होगा। अब ऐड एंड लेस करके जो भी हमारा टोटल अमाउंट आएगा वो इधर लिखाएगा, और वो किस वजह से आया उसकी डिटेल इधर पर आएगी। जैसे हमारा प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, और जितने भी छोटे छोटे खर्चे हुए वो सब हमारा यहाँ लिखाएगा, और टोटल हमारा यहाँ लिखाएगा। तो इसमें 3 एक्टिविटी हम लोग जानते हैं। तो पहली एक्टिविटी का हमारा आइटम्स देख लेते हैं। देखिए पहला हमारा दिया हुआ है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़।
प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट, ये हमारा करंट ईयर है। ओके, करंट ईयर का हमारा जो भी प्रॉफिट होगा, देखिए न्यूमेरिकल आपको दिया होगा तो वो बैलेंस शीट आपको दी होगी 2 ईयर की, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो 2 ईयर की हमारी बैलेंस शीट दी होगी, उसकी करंट ईयर का हम लोग यहाँ लिखेंगे, और प्रॉफिट और एज पर बैलेंस शीट प्रीवियस ईयर, करंट ईयर से प्रीवियस ईयर को माइनस करके हमारा अमाउंट टोटल आ जाएगा, वो हमारा नेट प्रॉफिट होगा। फिर हम लोग इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक, इसमें होता है हमारा ट्रांसफ़र टू रिजर्व, डिविडेंड पेड एंड प्रपोज डिविडेंड करेंट ईयर, ये 3 आइटम हमारे इसमें आते हैं। देखिए ये सब जो आइटम दिए ये आपको न्यूमेरिकल में डायरेक्ट इसी नेम से दिए होंगे, तो आपको याद रखना होगा कि अगर ये हमारे फॉर्मेट में है तो आपको इसे न्यूमेरिकल में एंट्री करना है, ऐड या लॉस जो भी दिया होगा उसके अकॉर्डिंग, और अगर नहीं दिया है तो उसे आपको इसमें एंट्री नहीं करना है। अगर इस आइटम के आगे आपके ऐड दिया हुआ है तो आपको ऐड करना रहेगा, अगर यहाँ लॉस होता तो आपको लेस करना होगा यानी माइनस करना होगा। तो ये देखिए ये तीनों आइटम अगर हमें दिए होंगे तो उन्हें हमें ऐड करना होगा। ओके, तो दोस्तों ये रहा हमारा फॉर्मेट, बट अभी ये इतना ही नहीं है, आगे हमारा फॉर्मेट अभी तो आप देखिए। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा पूरा फॉर्मेट जो कि इस तरह से है। अभी इसके आगे और भी है, पहले आप इसको समझ लीजिए, ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर है। तो ये देखिए ऐड, अब हम लोग को ऐड क्या करना होगा, नॉन कैश आइटम। नॉन कैश आइटम में क्या क्या आता है देख लीजिए, डिप्रिसिएशन आता है हमारा, गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवीजन रिटर्न ऑफ, ये चारों हमारे नॉन कैश आइटम में आते हैं। ये अगर आपको सवाल में दिए होंगे तो इसे आपको क्या करना होगा, ऐड। ओके, नॉन कैश आइटम को हम लोग ऐड करते हैं। फिर हमारा नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस, ठीक, इसको भी हम लोग ऐड करेंगे। देख लीजिए इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें 3 ही आइटम आते हैं। लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट, अगर हमारी सेल्स पे कोई भी हमारी एसेट होगी, चाहे वो फर्नीचर, बिल्डिंग या जो भी, अगर उसको आप सेल करेंगे उस पर लॉस होगा तो उसको ऐड करेंगे। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट की सेल पे भी अगर आपको लॉस होता है तो उसको भी आपको ऐड करना है, और इंटरेस्ट पेड करते हैं इन्वेस्टमेंट के एसेट्स का तो आपको ऐड करना होगा। फिर हमारा आता है नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। देखिए नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो होती है उसको हम लोग क्या करना होता है, लेस करना होता है। प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ एसेट, कोई भी एसेट हो गई आपकी, जैसे कि मैंने बताया मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, अगर इसके सेल से आपको प्रॉफिट होता है तो आपको लेस करना है। ओके, इसी तरह अगर आपको इन्वेस्टमेंट का आप सेल करते हैं उसके प्रॉफिट को भी लेस करेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सब आपकी चारों आइटम अगर नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आते हैं, इसको आपको लेस करना है। नेक्स्ट है हमारा ऐड, डिक्रीज इन करेंट एसेट। देखिए करेंट एसेट अगर हमारी घटती है तो हम लोग उसे ऐड करेंगे। ओके, ये देखिए अगर ये घट रही है तो ऐड करना है। एसेट हमारी जब घटेगी, वो मान लीजिए प्रेजेंट ईयर वो हमारे प्रीवियस ईयर में 75,000 की थी और करंट ईयर में 50,000 की हो गई, क्योंकि वो डिक्रीज़ हो रही है इसलिए उसको हम लोग ऐड करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक आपको याद करना है, वो बहुत ही ईजी है, मैं आपको अभी ईजी वे में समझा दूँगी। और देखिए इसमें हमारा इन्वेंट्रीज यानी स्टॉक, डेप्टर्स एंड बिल रिसीवेबल, ये तीनों हमारा इसके अंदर आ जाता है। अगर ये डिक्रीज़ होता है तो इसको हम लोग ऐड करेंगे। और ये देखिए फिर हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी अगर बढ़ेगी, इंक्रीज़ होगी तो उसको ऐड करेंगे। अगर हमारी एसेट बढ़ती है तो उसको हम लोग, एसेट हमारी घटती है तो उसको ऐड करेंगे, और लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो उसको ऐड करेंगे। लायबिलिटी में हमारी क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल आती है, ये दोनों अगर बढ़ेंगे तो उसको हम लोग ऐड करते जाएंगे। ये जो मैं आपको ऐड लेस बता रही हूँ, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको ऐड लेस करते जाना है। फिर हमारा लास्ट में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ जाएगा। तो देखिए हमारा आगे 1-2 और है, उसको भी जल्दी से कवर कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा लेस, इंक्रीज़ इन करेंट एसेट। देखिए अगर करंट एसेट घटेगी तो हमें ऐड करना है, अगर करंट एसेट बढ़ेगी तो उसको लेस करना है। ठीक, आपको उल्टा करना है, ऑपोजिट। एसेट बढ़ती है हमारी तो लेस करना है, और अगर घटती है तो ऐड करना है। ये छोटा सा पॉइंट आप याद करेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, करंट एसेट में हमारे फिर वही सब आ जाएंगे, इन्वेंट्रीज, डेप्टर्स एंड बिल रिसीवेबल। ओके, इसी तरह देखिए अगर लायबिलिटी हमारी डिक्रीज़ होगी तो लेस करेंगे। लायबिलिटी में हमारी क्रेडिटर्स और बिल पेबल आते हैं। ठीक है, तो देखिए लायबिलिटीज़ का सीधा फंडामेंटल, लायबिलिटीज़ आपकी इंक्रीज़ होगी तो ऐड करना है, डिक्रीज़ का होगी तो लेस करना है। इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं, बस एसेट में आपको उसका अपोजिट करना है। देखिए हमारी लायबिलिटी और एसेट्स, इनके इंक्रीज डिक्रीज़ का भी हमने ऐड लेस कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, सबका हम लोग ऐड लेस करके जो भी अमाउंट आएगा उसको यहाँ
लिखते जाएंगे और बाहर करते जाएंगे, उसमें ऐड करेंगे, फिर जो आएगा लेस करेंगे, फिर जितना आएगा उसमें ऐड लेस इस तरह करते हुए हमारे यहाँ टोटल अमाउंट आ जाएगी। उसके आगे हम लोग लिख देंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक। फिर ये हम लोग इसको डबल अंडरलाइन करके उसको यहाँ बाहर लिख देंगे। आपको पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम कवर करने के बाद उसकी टोटल अमाउंट को यहाँ लिखना है। इस तरह हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ खत्म होती है। अब हमारी नेक्स्ट है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इसमें बहुत थोड़े अमाउंट है, चलिए फटाफट इसको कवर कर लेते हैं। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स्ड एसेट की परचेज करेंगे। इसमें आपको क्या करना है, बस टोटल आपको ऐड करते जाना है, ओके। सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसके सेल के फिक्स्ड एसेट से आपको जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ वो, और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से जो भी आपको रिसीव हुआ हो रेवेन्यू, उन सबको आप यहाँ लाइन बाय लिखते जाएंगे। इन्वेस्टमेंट हमारे ज़्यादा आइटम नहीं आएंगे, सिर्फ ये इसमें हमारे 4 ही आइटम्स आते हैं, उन सबको आप यहाँ लाइन से लिख जाएंगे। टोटल करने के बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के तरह ही इसको डबल लाइन करके बाहर कर देंगे। और यहाँ आपको एक छोटा सा यहाँ लिख देना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ भी हो गया। नेक्स्ट है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, ओके। हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्लियर कर ली, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्लियर कर ली। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। देखिए फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में मैंने आपको बताया था शेयर, डिवेंचर, लोन से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनका हम लोग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में उनका ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक। तो देखिए इशू ऑफ शेयर, जो भी आपकी पेमेंट आएगी, इंटरेस्ट आएगा, डिविडेंड, सब उसको हम लोग यहाँ करते जाएंगे, ठीक। इशू ऑफ डिबेंचर्स, जितने भी उसके खर्चे आएंगे, एक्सपेंसेस, और इसके जो भी प्रॉफिट होगा सबका आपका ट्रांजेक्शन यहाँ करना है। लोन टेकन, अगर हमने लोन लिया तो उसको यहाँ लिखेंगे। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को सब अंदर आता है, क्योंकि देखिए शेयर, डिबेंचर और लोन से हम लोग को फाइनेंस मिलता है, ओके। सो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं और बहुत ईजिली समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा रिडेम्पशन ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, पेमेंट ऑफ लोन, लोन का हमने पेमेंट दिया, डिविडेंड ऑफ लोन, इंटरेस्ट लोन, परपोज डिविडेंड पेड करेंट ईयर का, ओके। ड्राइंग हमारी इसमें आती है। तो फिर ये इतने आइटम्स हैं, उनका भी आपको यहाँ अमाउंट लिखते जाना है और लास्ट में उसका टोटल करके इसको बंद कर देना है, ओके, डबल लाइन करके। जिस तरह इसके सामने हम लोग लिख देंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, जो कि हमारी ये है कि उसका अमाउंट भी हम लोग बाहर लिख देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ 3 अमाउंट लिखे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ से और ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से। तीनों के अमाउंट हमने बाहर लिख दिए। फिर लास्ट में देखिए उसी तरह हमने यहाँ तीनों को यहाँ इस तरह से लिख लिया ऐड करने के लिए। उसको हम लोग यहाँ तीनों यहाँ साथ में लिख के उसको नेट कैश फ्लो हमारा निकल आएगा ऐड करके उसके, ओके। और हमारा जो कैश और बैंक बैलेंस होगा प्रेजेंट ईयर का, उसको भी हम लोग लिखेंगे। फिर लास्ट हमारा हो जाएगा कैश एंड बैंक बैलेंस करंट ईयर। इस तरह से हम लोग करके कैश फ्लो को बंद कर देंगे और यही हमारा फॉर्मेट है। यहाँ पर कैश फ्लो को बंद कर देते हैं, हमारा टोटल अमाउंट आ जाता है, क्या हमारे को प्रॉफिट और लॉस हुआ, क्या हमारी बिजनेस की सिचुएशन चल रही है, और इस तरह से हमारा एनालिसिस हो जाता है हमारे बिजनेस का, कैश का और हमारे फाइनेंस का, ओके। तो देखिए फॉर्मेट आपको इस तरह से अच्छे से पूरा देख लेना है। ये देखिए ये हमारा फॉर्मेट है पूरा। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने पीछे भी दिखाया है, ओके। तो आप फॉर्मेट अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझा दूंगी कि कैसे इसको क्वेश्चन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और वीडियो आपके फ़ोन में तुरंत आने के लिए नोटिफिकेशन ऑन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इससे आपकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाएगी। और इसको अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।